हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी सोशल इश्यूज़ की है। तो ये आप लोग के डिमांड पे ही मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ईपीएफओ का जो पेपर है वो 9 मई को आप लोग का स्टार्ट हो रहा है, यानी उसी दिन आप लोग की प्रीलिम्स है। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप लोग पीटी 365 की जो सोशल इश्यूज़ है उसे कवर कर ले, और पीटी 365 इकॉनमी की भी। तो ये दोनों को मैं प्रायोरिटी बेसिस पे लेकर सबसे पहले ख़त्म करने का कोशिश करूँगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पे आपका 1 साल का लगभग जितनी ज़रूरी है आपकी ईपीएफओ के पेपर में, उतना आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो ये मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक की यहाँ पे आपको सारी टॉपिक्स देखने को मिलेगा। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विमेन और चाइल्ड के साथ। सो फर्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे पहले स्टार्ट ही कर लेते हैं कि नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छे डेटाज और फैक्ट्स दिए गए विमेन और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड। तो एक एक करके इसे समझेंगे, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, और आज के डेट में हमारे इंडिया में क्या हालचाल है इसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी कहने का मतलब है कि मृत्यु, और रेट मीन्स दर। तो डेफिनेशन क्या है इसका कि 0 से 5 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं ना, वो कितना डेथ उनका होता है, और वो भी ये चीज़ें देखी जाती है 1000 लाइव बर्थ्स में। 1000 जिंदा जितना भी बच्चा है उसमें से कितने बच्चे हैं जो कि 5 साल तक पहुँचते या फिर इससे बीच में ही उन्होंने अपनी दम तोड़ दी है। तो उसको हम लोग देखते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। इसमें बताया जा रहा है कि मेल और फीमेल को दोनों कंबाइन करके 1990 से लेकर 2019 के बीच में बताया जा रहा है। तो 1990 में कहाँ हमारा 93 था ओवरऑल कंबाइनिंग मेल एंड फीमेल, और यही 2019 में कितना हो गया, तो 38 हो गया घट के। तो ये भी हमारा डिक्लाइन हुआ है, और बहुत ही शानदार तरीके से डिक्लाइन हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। सेकेंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चों की यहाँ पे जो 0 से 1 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं उनकी नंबर ऑफ़ डेथ कितनी हो रही है 1000 लाइव बर्थ्स में, वो भी 1 साल का देखा जाता है। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि डिक्लाइन हुआ है, यानी कि कहाँ 129 था हमारा, अब यहाँ पे 32 हो चुका है। और लास्ट 10 ईयर्स में भी कहा जा रहा है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 35% से रूरल इंडिया में आपका कम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में कम हुआ है। अगर शहरी क्षेत्र में देखें तो 32% से कम हुआ है। इट मीन्स आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसमें बहुत तेज़ी तरीके से हमारा जो बच्चों की मोर्टेलिटी रेट है वो घट रही है एज़ कम्पेरिजन टू अर्बन एरिया में। और सबसे ज़्यादा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ है, तो नागालैंड में, ओनली 4 है। ठीक है। न्यूनेटल अगर मोर्टेलिटी रेट देखें तो इसका मतलब है कि नवजात शिशु जो नए नए जन्म लेते हैं उसका अगर आप देखो कि 28 दिन तक या 28 दिन के बीच में उनका कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो ख़त्म हो जाएंगे एज एक्सप्रेस किया जाता है 1000 लाइव बर्थ्स में। तो ये भी आपका सब नीचे आप देख सकते हो कि 1000 ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन एज पता होना चाहिए कि न्यू नेटल मतलब कि नवजात शिशु, तो 28 दिन में उनको देखा जाता है। तो ये भी चीज़ें डिक्लाइन हुई है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ बच्चों को बहुत अच्छा केयर मिल रहा है जो बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो ये भी हमारा घटा है, कहाँ 57 से 22 में आ चुका है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर हम लोग देखें, यानी कि माँओं का भी यहाँ पे जो माता है उनकी भी डेथ होती है। तो WHO के हिसाब से ये कहा गया ना कि मैटरनल डेथ मतलब क्या, कि जब बच्चा को डिलीवर कर रहे हैं तब माताओं की डेथ नहीं। उनका कहने का मतलब है कि विमेन का जो डेथ हो रहा है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के 42 डेज़ के विदिन, यानी कि बहुत सारी माताएं हैं जो कि आप देखोगे कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं तो उसमें कुछ गलत तरीके से 42 डेज़ में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे मैटरनल डेथ कहा जाता है। और ये भी अगर हम लोग देखें तो मैटरनल डेथ का जो नंबर है वो 1 लाख लाइव बर्थ्स में देखा जाता है। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपका 1 लाख लाइव बर्थ्स में काउंट किया जाता है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये भी डिक्लाइन हो रहा है। इट मीन्स कि जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने के बाद भी जो है माताओं की यहाँ पे जो डेथ हो रही है वो भी कम हो गई है हमारे कंट्री में। 122 था 15-17 में, और यही 16-18 में जो है 113 हो चुका है। हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहाँ है, तो आसाम में, और सबसे लोएस्ट कहाँ है, तो केरल में। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि माताओं की जो यहाँ पे डेथ है वो सबसे कम केरल में है, क्योंकि केरल में लिटरेसी रेट ओवरऑल, चाहे वो फीमेल की हो मेल की हो, वो सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि समझ सकते हैं बेटर तरीके से कि कैसे खुद का ख्याल रखना है। तो इस तरीके से याद रखना है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आसाम में। इसी के साथ एडोलेसेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो कि बच्चे 10 से 19 साल के बीच में है, उनकी भी डेथ होती है। तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि उनकी डेथ हो जाएगी, और ये चीज़ें मापा जाता है 1000 लाइव बर्थ्स में, सॉरी बच्चों में, लाइव बर्थ्स में तो नहीं, ये बच्चे हैं, तो 1000 चिल्ड्रन में इसको मापा जाता है। एडोलेसेंट मोर्टेलिटी भी हमारे यहाँ घटा है 40% से, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी तक आप इतना याद रखो कि जितनी भी मोर्टेलिटी रेट है हमारे यहाँ घट गई है। ठीक है।
बर्थ रेट आप देखो कितने जन्म ले रहे हैं बच्चे, और इसको 1000 देखा जाता है पॉपुलेशन पर ईयर, तो ये भी कम हुआ है, क्योंकि ज़रूरी भी है हमारे यहाँ कि बर्थ रेट कम ही हो, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन है आज की डेट में, वी आर सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो 2027 के बाद तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा कहा गया था कि वी विल सरपास चाइना, तो हमें चाइना को एटलीस्ट इस केस में तो नहीं सरपास करना है, तो इसलिए बर्थ रेट अगर कम हो तो बेटर है। लेकिन फिर भी आप देखो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, और 36.9 जहाँ 1971 में था, आज की डेट में 20 में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे बिहार है जिसमें हाईएस्ट बर्थ रेट है 26.2, अंडमान एंड निकोबार है जहाँ पे सबसे कम बर्थ रेट है 11.2, तो ये भी ध्यान रखना है। डेथ रेट है, डेथ रेट भी उसी हिसाब से कि नंबर ऑफ़ डेथ जो कि 1000 पीपल्स में देखा जाता है, तो हमारे यहाँ डेथ रेट भी कम हुआ है, यानी कि मरने वाले लोगों की भी संख्या कम हो गई है, और सबसे ज़्यादा डेथ रेट छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है और सबसे कम दिल्ली में। तो ओवरऑल हमें यही समझ में आया कि जो जितनी भी यहाँ पे डेथ रेट से रिलेटेड जो भी है, आपका MMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट है, सब में जो है गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, डेथ रेट की अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ डेथ जो कि 1000 पर्सन में देखने को मिला है, और देखने को मिलता है 1000 में। सिर्फ आप देखो कि मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1 लाख लाइव बर्थ्स में देखा जाता है, बाकी सब आपका 1000 में होता है, तो ये क्लियर रखना है। और सेक्स रेशियो एट बर्थ अगर देखें, सेक्स रेशियो कहने का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ फीमेल कितनी है पर 1000 मेल में। अब यहाँ सेक्स रेशियो एट बर्थ बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ़ मेल बर्थ पर फीमेल बर्थ। ठीक है, तो कितने मेल जो है वो बर्थ ले रहे, जन्म ले रहे हैं पर फीमेल बर्थ में, तो मेल बर्थ पर 1000 फीमेल बर्थ, ये सेक्स रेशियो एट बर्थ बताया जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया गया, क्योंकि सेक्स रेशियो आप देखोगे तो ये होता है कि 1000 बॉयज़ में से कितने जो है गर्ल्स की जन्म हो रही है। ओके, अब टोटल फर्टिलिटी रेट समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ बच्चे जो कि आपका जन्म लिए हैं या फिर जन्म लेने वाले हैं टू अ विमेन इन हर लाइफ टाइम, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये आपका 2.1 चाइल्ड जो है पर विमेन होगा। इसको हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी भी कहते हैं। 2.1 चिल्ड्रन पर विमेन, यानी कि हर एक विमेन में 2.1 बच्चे जब, यानी कि 2 बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसको हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहते हैं, कि यहाँ पे 2 लड़के हुए और फिर उसके बाद 1 लड़की हुई, फिर 2 लड़के हुए फिर 1 लड़की हुई, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है। ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, ये लोअर देन होता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का, और जिससे क्या होता है ना, अगर ये कम हुआ, यानी कि रिप्लेसमेंट से अगर यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ तो इट मीन्स कि कंट्री की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि कितने जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है जो कि जन्म हो रहे हैं या फिर जन्म होने वाले हैं, और वो विमेन रहने वाले हैं अपने लाइफ टाइम में, जो कि महिलाएँ अगर जन्म लेने वाली है, तो अगर यहाँ पर इसको तो कह दिए टोटल फर्टिलिटी रेट, लेकिन रिप्लेसमेंट कहने का मतलब क्या है कि 2.1 चिल्ड्रन पर विमेन, यानी कि हर एक 2.1 चिल्ड्रन पर विमेन होने वाले हैं, हर 2 पे 1 महिला होने वाली है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अगर हम लोग देखें तो इसका कहने का मतलब है कि जो चाइल्ड बर्थ हो रहा है, जो बच्चों की जन्म ले रहे हैं ना, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ में हो रहा है, और वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ लैस है, और यहाँ पे आपका स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट के सुपरविजन में ये आपका डिलीवरी हो रहा है। जो हॉस्पिटल वगैरह में आपका डिलीवरी होता है और दूसरे घर में जो डिलीवरी होता है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें हॉस्पिटल में, जिसमें कि पूरे मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ बच्चों का यहाँ पे डिलीवरी हो रहा है। तो ओवर द पास्ट 2 डिकेड यानी कि 20 ईयर्स में बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे विमेन डिलीवर कर रही है बच्चे को हॉस्पिटल में, वो अब इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो 73% इंक्रीज़ हुआ है, वहीं अगर अर्बन एरिया में देखें तो 37% इंक्रीज़ हुआ है। तो अर्बन एरिया में तो मेजोरिटी बच्चे आप देखोगे कि हॉस्पिटल में ही जन्म लेते, लेकिन गांव वाले एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल की कमी होती है। साथ ही गाँव में क्या होता है कि लोग हॉस्पिटल के खर्चे से बचते, इसलिए घर पर ही बच्चे जन्म देते। तो इसलिए अब इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है कि हॉस्पिटल में बच्चों को लाया जाए, बच्चों को जन्म दिया जाए, जिससे क्या होगा कि पूरी केयर होती है, जच्चा बच्चा दोनों का अच्छी तरीके से केयर होता है। ऐसे अगर घर पे जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, उससे 2 घाटा है। एक तो कि बच्चों का केयर नहीं होता है तो बच्चे की डेथ हो जाती है, और दूसरा कि बच्चे की रजिस्टर नहीं हो पाती है, तो एक्यूरेट पता नहीं चलता कि हमारे यहाँ बर्थ रेट डेथ रेट किस तरीके से चल रहा है। फाइन, तो ये पूरी डिटेल है जो कि काफ़ी अच्छी है, डेटा है, इसको आप लोग कहीं भी कोट कर सकते हो। इससे एक चीज़ समझ में आया कि सारी चीज़ें डिक्लाइन हो रही है। अब आते हैं सेफ़ मदरहुड एश्योरेंस, इट मीन्स कि सुमन, ये डायरेक्ट आपसे सुमन भी लिख दिया जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि सेफ़ मदरहुड एश्योरेंस।
रिसेंटली मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा हाईलाइट किया गया कि सुमन का इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी पार्टनरशिप फॉर द PMNCH में, जो कि यहाँ पे क्या हो गया, पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न और चाइल्ड बर्थ, जो कि अकाउंटेबल है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुमन एक तरीके का इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लाया गया, वो भी ज़ीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल और न्यू बॉर्न डेथ, यानी कि यहाँ पे एक तरीके का आपका स्कीम लाया गया है जिससे कि जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी डेथ नहीं होनी है और मदर की भी डेथ नहीं होनी है। ठीक है, तो ये ज़ीरो डेथ की तरफ लेकर जाना है। इस स्कीम के अंदर फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन को और मदर जो कि 6 मंथ हो चुके हैं उनके डिलीवरी के बाद, और सारी जो बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उनको किसी भी तरीके की अगर बीमारियाँ हैं तो उन सारे बच्चों को जो है एकदम फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी फीचर्स क्या है कि ज़ीरो एक्सपेंस डिलीवरी होगा, यानी कि जब डिलीवरी होगा तो उसमें कोई भी तरीके के खर्चे नहीं होने वाले। साथ ही फ्री ट्रांसपोर्ट है, प्रेग्नेंट वुमेन को घर से हेल्थ फैसिलिटी के लिए जब तक वो हॉस्पिटल आती है तो उसमें कोई भी तरीके का उनको ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं देना है। ज़ीरो टॉलरेंस है, यानी कि मना नहीं करना है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के लिए। किसी भी महिला, जैसे कोविड-19 के टाइम में जब महिला हॉस्पिटल गई थी तो उनको मना कर दिया जा रहा था, बट इसमें है कि किसी भी महिलाओं को मना नहीं करना है। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। सर्विस में क्या क्या यहाँ पे इंक्लूड है, तो एटलीस्ट यहाँ पे 4 एंटीनेटल चेकअप होगा, यानी कि बच्चे डिलीवर होने के पहले, और इसमें 1 चेकअप होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और साथ ही साथ यहाँ पे आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी दिया जाएगा। साथ ही टेटनस डायप्थीरिया इंजेक्शन वगैरह भी दिया जाएगा, जो कि जच्चा बच्चा दोनों के लिए, मदर और बच्चे के लिए दोनों के लिए जो बेहतर होता है वो इंजेक्शन वगैरह भी जो देना होता है वो भी दिया जाएगा। इस PMNCH में अगर देखें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अलायंस है जिसमें कि बच्चे, विमेन और एडोलेसेंट हेल्थ का यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो कि स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, रिसोर्सेज देखते हैं और अग्री है कि वो इस तरीके का काम यहाँ पे करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे बात किया जा रहा है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो SRS होता क्या है, तो रिसेंटली SRS बुलेटिन जो है उसको रिलीज़ किया गया। इट मीन्स कि एक सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये डेमोग्राफिक सर्वे है जिसमें कि एक अच्छा खासा एनुअल एस्टिमेट बताया जाएगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, दूसरी और फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स बताया जाएगा नेशनल और सब नेशनल लेवल पे। तो यानी कि आपका जो है एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे आपका एक रिसिप्ट होगा, डेटा बताया जाएगा कि कितने बच्चे जन्म लेने के बाद डेथ हो गए, कितने बच्चे जो है वो 0 से 5 साल के बीच में उनकी डेथ हो गई, या फिर 10 से 19 साल के बीच में डेथ हो गई। तो हर एक तरीके का यहाँ पे आपका डेटा होगा। इसको इनिशिएट किया गया है कैसे, तो पायलट बेसिस पे, यानी कि कुछ ही एरिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये 1965 का ही है और फिर फुल्ली ऑपरेशनल हो गया ये 1970 में आते आते हैं। SRS की बात करें तो ये ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल और कंसेंसस कमिश्नर के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता था, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आते हैं। तो इतनी बातें हैं SRS के बारे में याद रखना है। अब बात करेंगे कि विमेन एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है विमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे। तो फैक्ट्स और डेटा देख लेते हैं कि हमारे कंट्री में विमेन एजुकेशन की क्या स्थिति है। सबसे पहले अगर देखें तो फीमेल, जिसमें कि 48.6% है टोटल इनरोलमेंट की हुई है हायर एजुकेशन में। सेकंड है कि स्टेम में अगर हम लोग देखें, आगे हम लोग देखेंगे, जिसमें कि आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल आता है। 40% जो ग्रेजुएट है वो यहाँ पे विमेन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल में 40% विमेन ग्रेजुएट है, और 14% जो रिसर्चर्स है इंडिया में वो विमेन है, और ग्लोबल में कितने, तो 30% है। तो आप समझ सकते हो कि 50% हुआ 14%। ग्रॉस इनरोलमेंट अगर रेशियो देखें फीमेल का हायर एजुकेशन में तो 26% है, और 26.4 है। अगर बॉयज़ का देखोगे तो 26.3 है। तो कहीं ना 1.1% भी लड़कियां ज़्यादा है, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए जो महिलाएं यहाँ पे इनरोल करा रही है, जा रही है पढ़ने के लिए, तो महिलाओं की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। हालांकि आप इक्वल बोलोगे। जेंडर पैरिटी इंडेक्स में भी ये बताया गया है कि इसमें भी इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है विमेन की एजुकेशंस भी इंक्रीज़ हुई है। जेंडर पैरिटी यानी कि जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है विमेन और मेल के बीच में। तो यहाँ पे भी आपका बढ़ा है, तो 1 आ चुका है अब हमारा जेंडर पैरिटी इंडेक्स में विमेन एजुकेशन का। तो काफ़ी बेहतरीन हम लोग ये इंडेक्स देख रहे हैं जिसमें कि बहुत पॉजिटिविटी दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते देखते हैं स्टेम कैरियर अपॉर्चुनिटी कितना है विमेन के लिए इंडिया में। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और IBM इंडिया है, उनके द्वारा यहाँ पे कोलैब किया गया है स्टेम प्रोग्राम को लेकर। तो स्टेम इट मीन्स ये बहुत सिंपल है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है। सॉरी मैं मेडिकल कह दी थी ना, ये मैथमेटिक्स है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट कोलैबोरेशन है वो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये विज्ञान ज्योति प्रोग्राम लाया गया, और सेकेंड जो कोलैबोरेशन है उसमें विज्ञान प्रसार लाया गया। तो ये 2 तरीके के प्रोग्राम इसके अंदर लाए गए। विज्ञान ज्योति एक तरीके का प्रोग्राम है जिसमें कि स्टेम लर्निंग जो है वो गर्ल स्टूडेंट में प्रमोट किया जाएगा,
यहाँ पे इनका एम है कि बच्चियों को यहाँ पे इंस्पायर करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड में आए, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं, बच्चियाँ जो है इन सारे फील्ड में बहुत कम आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा। तो उनको प्रमोट करना है कि वो इस तरीके के फील्ड में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपना करियर बनाएं। पार्टनरशिप यहाँ पे IBM इंडिया के साथ किया गया, जिससे कि जो हमारी करंट एक्टिविटीज़ है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है ना उसमें ये सारे प्रोग्राम को इंक्लूड किया जाएगा। विमेन टेक एक्सपर्ट्स भी होंगे जो कि IBM में काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे और रोल मॉडल जैसा काम करेंगे, जिससे कि हर एक स्कूल की बच्चियों को यहाँ पे इंस्पायर किया जाएगा कि उनका प्लान कैसे वो उनको बनाना है और अपने स्टेम में किस तरीके से वो करियर जो है बना सकते हैं। साथ ही साइंस के साथ भी इंगेज करना है, जो कि क्या हो गया, तो विज्ञान प्रसार है, ये साइंस के साथ इंगेज करने की बात की जा रही है। इसमें क्या है कि स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, साइंटिस्ट हो, उन सबको यहाँ पे हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा और उनके इंटरेस्ट को बिल्डअप किया जाएगा कि उनके अंदर से इंटरेस्ट जगाना है कि साइंस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साइंस के बारे में और भी ज़्यादा उनको नॉलेज देना है और उनको ये बताना है कि वो साइंस की तरफ मूव हो। ठीक है, तो इस बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। अब देखते हैं कि स्टेप्स क्या लिया जा रहा है जिससे कि जेंडर गैप को कम किया जाए। हमारे यहाँ मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत हद तक होता है, घरों में आपको देखने को मिलेगा। तो अब ज़रूरी है, अब टाइम आ चुका है कि इस गैप को हमें कम करना है। तो क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स लिया गया है उसको समझते हैं। सबसे पहला है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लाया गया है 2020 में। इसमें आपको किरण देखने को मिलेगा। किरण स्टैंड फॉर नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। तो ये किरण एक प्रोग्राम है, एक्चुअली ये 2014 में आया था, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा सारे विमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम को फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया था और एक बहुत बड़े अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत लाया गया था, जिसको किरण कहा जा रहा है। अम्ब्रेला प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, जैसे विमेन एजुकेशन के ऊपर आप देख सकते हो कि इसको किरण कहेंगे। अब किरण के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम लाए जाते हैं, जो कि हर एक एरिया के लिए होते हैं। जैसे आप देखो कि कुछ वेस्टर्न इंडिया के लिए होंगे, कुछ ईस्टर्न इंडिया के लिए होंगे, कुछ नॉर्दर्न इंडिया के लिए, कुछ सदर्न इंडिया के लिए, या फिर इसमें भी कोई ग्रामीण क्षेत्र के लिए होंगे या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए होंगे। तो हर जगह महिलाओं की और बच्चियों की कंडीशन अलग है, तो उस हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सब स्कीम्स भी लाना होता है। तो ये अम्ब्रेला स्कीम लाया गया, जिसका नाम यहाँ पे किरण रखा गया। एक्चुअली किरण प्रोग्राम में मैंडेट किया गया कि जेंडर पैरिटी लेकर आना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आप देखते होंगे कि ये पहले था या फिर ग्रामीण क्षेत्र में आज भी आप देखोगे कि महिलाओं को, बच्चियों को साइंस पढ़ने से रोका जाता है। उनको 10th तक ही पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में तो बच्चियाँ ग्रेजुएट हो रही है, लेकिन वो BA MA यही सब करके रह जा रही है। बहुत कम ही आपको जो है इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग अगर इंजीनियर स्टूडेंट है तो ये भी आपको समझ में आएगा कि मैकेनिकल ब्रांच हो गया, आपका इलेक्ट्रिक ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो सिविल हो गया, इसमें लड़कियाँ बहुत कम होती थी। अगर लड़कियाँ इंजीनियरिंग में है भी तो वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। तो ये आज के डेट में हमारा कहीं ना कहीं आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है, तो इसको कम करना है। तो यहाँ किरण के अंदर एक छोटा सा स्कीम है विमेन साइंटिस्ट स्कीम, यानी कि आप साइंटिस्ट में भी देखो कि एक तो हमारे इंडिया से ज़्यादा साइंटिस्ट है नहीं, ऊपर से विमेन साइंटिस्ट की बात करें तो अकाल पड़ा हुआ है। तो विमेन साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो उनको पहले बताना है कि आप साइंटिस्ट में आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। हम लोग को या फिर बच्चियों को आप देखोगे कि बहुत आसानी से उनको लगता है कि चलो इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, मेडिकल पढ़ लेते हैं, तो हम लोग की फ्यूचर सिक्योर हो जाएगी। साइंटिस्ट पढ़ के क्या करना है, साइंटिस्ट में कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, तो उनको बताने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे विमेन साइंटिस्ट स्कीम से एक लाया गया था। साथ ही यहाँ पे क्यूरी प्रोग्राम भी लाया गया था किरण के अंदर। अब क्यूरी प्रोग्राम के अंदर क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे जो यूनिवर्सिटी रिसर्च है ना, उनको यहाँ पे कंसोलिडेट किया जा रहा है और उसमें इनोवेशन और एक्सीलेंस लेकर आना है विमेन यूनिवर्सिटी। यानी कि एक अलग से विमेन यूनिवर्सिटी होगी, जिसमें कि कुछ नए तरीके का काम, इनोवेशन होगा, एक्सीलेंस होगा। और यहाँ पे सिर्फ विमेन यूनिवर्सिटी ही होंगे जो कि यहाँ पे विमेन रिसर्च को यहाँ पे डेवलप करने के लिए होगा और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस तरीके का यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। साथ ही आप देखो कि मोबिलिटी स्कीम भी है। मोबिलिटी स्कीम क्या है कि जो भी यहाँ पे वर्किंग विमेन साइंटिस्ट की जो इशू है उसको रिलोकेट करना है, उसको एड्रेस करना है कि आज के डेट में जो वर्किंग साइंटिस्ट यहाँ पे लेडीज़ है तो उनकी क्या क्या इश्यूज़ है, उनको दूर करने का काम करना है। साथ ही उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। फाइन, तो ये 2-3 स्कीम तो आप इसी के अंदर देख लिए। एक तो विमेन साइंटिस्ट प्रोग्राम हो गया, एक क्यूरी प्रोग्राम हो गया, एक मोबिलिटी स्कीम हो गया। अब इंडो US फेलोशिप देखें विमेन का स्टेम में, तो ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन भी है। यहाँ पे एक्चुअली हमारे इंडियन विमेन साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को, टेक्नोलॉजिस्ट को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा कि वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रिसर्च करे, और वो भी USA में। तो एक जॉइंट एंडेवर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलेगा। साथ ही एक उड़ान स्कीम भी आया था। उड़ान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लाया गया था, जिसमें कि जो बहुत कम इनरोलमेंट हो रहा है गर्ल एजुकेशन का साइंस और इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसको यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। एक तो है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, जो कि आपका रीजनल कनेक्टिविटी है।
तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये उड़ान है जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लाया गया था। जो बच्चियाँ यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में बहुत दूर है, वो यहाँ पे नहीं पढ़ पा रही है, उनको यहाँ पे प्रमोट करना है। इन सारे कॉलेजेस में उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाना है। इसका एम यही है कि टीचिंग को बढ़ाना है और साइंस और मैथमेटिक्स का जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे इसको और ज़्यादा इसको बढ़ाना है, जिससे कि फ्री और ऑनलाइन रिसोर्सेज हर एक लड़कियों को मिल सके। जब फ्री और ऑनलाइन रिसोर्सेज लड़कियों को मिलेगा तो वो बेशक पढ़ेगी ही पढ़ेगी। साथ ही बायोटेक्नोलॉजी कैरियर एडवांसमेंट और रीओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जिसको कि बायो केयर भी कहा जा रहा है। ये एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इनिशिएटिव लाया गया। मेनली इस पर फोकस किया गया है कैरियर डेवलपमेंट, यानी कि जो एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड वीमेन साइंटिस्ट हैं, तो उनका 55 ईयर्स ऑफ एज तक उनका कैरियर डेवलपमेंट कैसे होगा, उनके ऊपर ये जो है आपका बायो केयर फोकस किया जाएगा। साथ ही आप देखो कि जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि इसको गति कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गति जो है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन है। एक्चुअली इनका अटेम्प्ट ये है कि जो जेंडर बैलेंस है उसको इंस्टीट्यूशन में लेकर आना है। इट मीन्स कि यहाँ पे हायर एजुकेशन में जो बच्चियों की इनरोलमेंट है उसको बढ़ाना है, रिसर्च में भी यहाँ पे आपका बढ़ाना है, और अच्छा खासा डाइवर्सिटी होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे फुल स्पेक्ट्रम होना चाहिए डेमोग्राफिक टैलेंट का, उनका अपना खुद का सक्सेस और प्रोग्रेशन पे भी ध्यान देना है। तो गति को भी ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो अथेना स्वान चार्टर है। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? एक्चुअली एक तरीके का ये एवोल्यूशन है, एक्रीडेशन प्रोग्राम है, जो कि जेंडर इक्विटी को यहाँ पे इन्हांस करता है। इट मीन्स कि नो डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, और वो भी किस फील्ड में? तो साइंस फील्ड में, टेक्नोलॉजी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, मैथमेटिक्स फील्ड में एंड मेडिसिन फील्ड में। तो ये इसको ध्यान रखना है। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि अथेना स्वान चार्टर इज रिलेटेड टू, तो ये ध्यान रखना है कि इस टेम में जेंडर इक्विटी को इन्हांस करना है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि न्यू साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रोग्राम के अंदर है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा काम किया जा रहा है जो कि पूरी तरीके से विमेन के इनरोलमेंट में डिपेंडेंट है। 2015-16 में अगर देखें तो विमेन की जो शेयर है साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में वो 14% था। और ये कंसेप्ट हम लोग ने कहाँ से बोरो किया है? तो ये कंसेप्ट है यूके का, यानी कि एथेना स्वान चार्टर जो है, चार्टर क्या होता है? एक लिस्ट होता है किसी भी प्लान का, किसी भी तरीके का आप रूटीन भी बनाते हो तो एक लिस्ट होता है, उसी तरीके से लिस्ट को हम लोग चार्टर कहते हैं। तो ये एथेना स्वान हम लोग जो यहाँ पे प्रोग्राम लिए हैं, जिसमें बेसिकली जेंडर इक्विटी के लिए काम किया जाता है, तो वो यूके में काम किया जाता है, और उसी चीज़ को अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इंडिया में। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन। तो वीमेन एजुकेशन बात कर लिए, अब वीमेन की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो इसके लिए हमारे कंट्री में सबसे बेहतरीन जो कानून है वो है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है। एक्चुअली हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूल किया गया कि वीमेन के पास राइट टू रेसिडेंस है, वो भी शेयर्ड हाउस में, यानी कि चाहे वो उन पति के साथ हो या फिर इन लॉज के साथ हो, या चाहे वो रेंटेड हाउस हो या उनका खुद का हाउस है, उनको उस घर में रहने का अधिकार है, राइट टू रेसिडेंस है। अब इस कानून में आगे बढ़ने से पहले ये समझिए कि जो एब्यूज़ कहा जा रहा है डोमेस्टिक वायलेंस में, तो वो 4 कैटेगरी के होते हैं: फिजिकल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक, वर्बल या फिर इमोशनल। तो ये है क्या? जैसे फिजिकल में आप देखते हो कि मारपीट होती है, साथ ही वर्बल में आप देखते हो गाली गलौज होते हैं, या फिर इकोनॉमिक में आप देखो कि पैसे से प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी होते हैं जो फोर्सफुल होते हैं। तो ये 4 तरीके का यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। अब कोई भी महिला के अगेंस्ट में इस 4 तरीके का अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो सारे महिलाओं को यहाँ पे एक सिविल लॉ है जिसमें कि आपका कॉम्पनसेशन देने की बात की जाती है, प्रोटेक्शन देने की बात की जाती है, और राइट टू रेसिडेंस है कि शेयर्ड हाउस होल्ड में वो रह सकती है। अब ये प्रिंसिपल जो हम लोग लिए हैं, ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन है, उसके तहत हम लोग अपने कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किए, यानी कि 1993 में इंडिया के द्वारा इस कानून को रेटिफाई किया गया था। अब यहाँ पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है वो इस कानून के तहत भी डिफ़ाइन किया गया है। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहने का मतलब होता है कि मैरिड विमेन या फिर मदर, घर में रहने वाली, या फिर बेटियाँ या फिर बहनें, लिव इन रिलेशन में रहने वाली लड़कियाँ, या फिर फैमिली मेम्बर्स जैसे कि मदर या ग्रैंड मदर हो गए। बेसिकली हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस सुनते हैं तो सोचते हैं कि सिर्फ जो मैरिड विमेन है उसी के अगेंस्ट में ये कानून है, बट नहीं, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द मैरिड विमेन। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं जो घर पे रहती है वो किसी भी स्टेज में, उन सबको यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, इस एक्ट में आप देखो कि यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है मैरिटल रेप, यानी कि शादी के बाद जो रेप किया जाता है उस चीज़ को बाहर रखा गया है, यानी कि हस्बैंड के द्वारा जो रेप किया जा रहा है उस चीज़ को यहाँ पे बाहर रखा गया है। प्रोटेक्शन यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में दिया गया, जिसमें कि महिलाओं को फिनेंशियल कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मेंटेनेंस दिया जाएगा उनको उनके हस्बैंड के द्वारा। साथ ही यहाँ पर राइट टू सिक्योर हाउसिंग है कि वो उस घर में रह सकते हैं, चाहे मैट्रिमोनियल हो, चाहे वो सिंगल रहे या फिर अपने हस्बैंड के साथ रहे, कैसे भी रहे, उनको हर एक जगह यानी कि मायके और ससुराल में रहने का अधिकार है। अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू कर सकते हैं उनके लिए।
पनिशमेंट क्या है, तो 1 साल का यहाँ पे जेल है, साथ ही 20,000 यहाँ पे ईच देना पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर है, यानी कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का, या फिर कोई एनजीओ होंगे जो कि इस तरीके की महिलाओं की मदद करेंगे उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन में, लीगल एड प्रोवाइड करने में यानी कि कानूनी तौर पे मदद देने में, या फिर उनको रहने के लिए एक सेफ शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सक्लूजन है लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट, यानी कि कोई भी अगर इस तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जानते हैं और वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, या फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, तो उस तरीके के यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया कि वैसा काम नहीं होगा, वैसे रजिस्टर्ड नहीं होंगे। ठीक है, अब न्यू आप देख लो कि इससे रिलेटेड न्यूज़ था जो कि मेंटेनेंस रूल है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ मेंटेनेंस रूल्स लाया गया। इसमें कहा गया कि जो डिजर्टेड वाइफ और चिल्ड्रन है, यानी कि डिजर्टेड वाइफ वो वाइफ होती है जो कि अपने हस्बैंड को छोड़ दी है बिना उसके कंसेंट के और बहुत लंबे समय तक अलग रह रहे हैं, तो यहाँ पे उनको भी मेंटेनेंस देना है, हस्बैंड को इस तरीके से मेंटेनेंस देना है जब से ये कोर्ट ऑफ लॉ में अप्लाई किया गया है। साथ ही यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी इंश्योर किया जाएगा कि बहुत सारे कानून हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, तो इसके तहत जो भी मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से किया जाएगा। इसी से आप देखो कि पहले यहाँ पे जजमेंट है इस कानून को लेकर, तो पहले इस कानून के अंदर एडल्ट मेल था, यानी कि एडल्ट मेल के द्वारा यहाँ पे अगर वीमेन को प्रताड़ित किया जाता है तो वही डोमेस्टिक वायलेंस का कानून एक्ट लगेगा। लेकिन अब क्या है कि अगर वीमेन को कोई दूसरी वीमेन अगर यहाँ पे तंग करती है, जैसे कि सास बहू के झगड़े, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये 2016 का जजमेंट था। उसके बाद लिव इन पार्टनर में जो है मेंटेनेंस लिया जा सकता है। ठीक है, ये आपका 2018 की जजमेंट है। उसके बाद इसमें क्या है ना कि सेफगार्ड वीमेन को प्रोवाइड करना है कोई मैरिटल अब्यूज़, अगर वो डाइवोर्स के बाद भी, यानी कि डाइवोर्स के बाद भी अगर उनको किसी भी तरीके का मैरिटल अब्यूज़ किया जा रहा है तो उनको यहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जो मेंटेनेंस यहाँ पे ग्रांट किया जाता है वाइफ को, तो ये डिपेंड नहीं होगा कि वाइफ अर्निंग है कि नहीं। अगर वाइफ कमा रही है तो भी कोई मैटर नहीं करता, हस्बैंड को यहाँ पे ग्रांट देना ही होगा मेंटेनेंस, और ये कहा गया था 2019 के दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीज़ा नाइस टेस्ट सीरीज़ के लिए, जैसे वीज़ा नाइस की आप लोग मैगजीन अगर स्टडी कर रहे हो, PT 365 स्टडी कर रहे हो, तो इसको पूरी तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट करने के लिए आपको इसकी टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए। तो हमारे द्वारा ये टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको टोटल 24 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। 20 यहाँ पे GS के होंगे और 4 CSAT के होंगे, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ एक्स्ट्रा पर्क है जिसमें इनसाइट IAS की भी आपको क्विज़ देखने को मिलेगा, जो मंथली क्विज़ है, जो कि आपके प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पे आप कर सकते हो ये UPI ID के थ्रू, या फिर आपको अगर और भी क्वेरीज जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल ID मिल जाएगी, वहाँ ईमेल ID में आप मेल करके आपकी जो भी क्वेरीज़ है या फिर ज्वाइन करना है तो आप वहाँ मेल करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। तो बहुत सारे इंडियन कंपनीज़ हैं जो कि इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे जो कानून लाया गया था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013। तो इसको बहुत सारे इंडियन कंपनीज जो है बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसके कुछ प्रोविज़न। तो इस कानून के बारे में पहले समझते हैं। इस कानून में डिफ़ाइन किया गया है कि जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे अगर उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है या कोई मैकेनिज़्म ऐसा होता है जिससे कि ये एक तरीके का मैकेनिज़्म है जिसमें कि महिलाओं को ये अधिकार है कि वो कंप्लेन करा सकती है। इस एक्ट में, इस कानून में कवर किया गया है क्विड प्रो क्यू हरासमेंट और हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, जो कि एक फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट होगा। अगर वो यहाँ पे इस कानून से अगर उनको लगता है, उनको अगर कनेक्शन दिखे या फिर यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट का कोई भी बिहेवियर दिखे तो वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। इससे क्या है कि सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जो कि फ़ेक और गलत तरीके के चार्जेस महिलाओं के द्वारा लगाए जाते हैं, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो विशाखा गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे दिया गया था, उनको इम्प्लीमेंट करना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको शी बॉक्स कहा जा रहा है, ये भी यहाँ पे अनेबल किया गया है विमेन एम्प्लॉय के लिए कि वो अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकते, जो भी सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड अगर उनके साथ ऐसा हुआ है वर्क प्लेस में, तो अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे उनका भी केस लिया जाएगा। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग समझिए कि जो क्विड प्रो क्यो हरासमेंट है, इसका मतलब है कि कुछ फेवर में देना, यानी कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट अगर किसी वुमेन के साथ हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में उसके साथ ही साथ कुछ फेवर भी देना, इस तरीके का भी अगर इन्वायरमेंट है तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को भी इंक्लूड किया गया है। अगर इस कानून में देखें तो ये फॉर्मल सेक्टर में है, इनफॉर्मल सेक्टर में भी है, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स के भी साथ में जो घर में आकर काम करती है उनको भी इंक्लूड किया गया है। ऑफिस में अगर देखें जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स हैं तो उनको ज़रूरत है कि वो अपने यहाँ इंटरनल कंप्लेन कमेटी को क्रिएट करें, और इसमें पावर है सिविल कोड का, ये इंटरनल कंप्लेन कमेटी का। और इंटरनल कंप्लेन कमेटी में जो है मेंबरशिप होनी चाहिए NGO से, और एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे विमेन की कॉज के लिए वो सुने जाना चाहिए।
अब देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जिसमें कि 10 से कम एम्प्लॉय है और विमेन भी है इनफॉर्मल सेक्टर में, तो लोकल कमेटी जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कि राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे बनाया जाना चाहिए। एडिशनल लोकल कंप्लेंट कमेटी भी ब्लॉक लेवल पे बनाना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये निकल कर आ रहा है कि बहुत सारे कंपनीज़ जो है वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को सेटअप ही नहीं किए, तो उस जगह जो विमेन काम करती है उनके साथ अगर इस तरीके का कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट की इश्यूज़ होती है तो वो कहीं पे भी कंप्लेन नहीं करा पाती। प्रॉब्लम ये है। इन्फॉर्मेशन अगर देख लेते तो ये बहुत ही अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है, नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स। अगर नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर की बात करें तो यहाँ पे कन्विक्टेड ऑन चार्ज है रेप का, गैंग रेप का, सेक्स चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का और ईव टीजिंग का, जो कमेंटबाजी होती है ना उसके लिए भी यहाँ पे आपका कन्विक्ट किया जाएगा। और ये क्रॉस कर चुका है 1 मिलियन नेम्स, यानी कि इस तरीके के एक्टिविटीज़ के अंदर जो है 1 मिलियन से ज़्यादा केसेस यहाँ पे निकल कर आए। ये जो नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर है ये सेंट्रल डेटाबेस है सेक्सुअल ऑफेंडर का हमारे कंट्री में, जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये ऑनलाइन फैसिलिटी है और एक्सक्लूसिवली ये है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए, और साथ ही साथ इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, वो भी 2018 में। तो इस तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड आप कुछ भी लिखते हो या फिर इस बॉडी के बारे में भी पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं नेशनल कंसल्टेशन ऑफ द रिव्यू और बीजिंग +25। तो ये है क्या? एक्चुअली यहाँ पे 25 ईयर्स ऑफ एडॉप्शन को मार्क किया जा रहा है, जो कि बीजिंग डिक्लेरेशन है। और ये है क्या? तो परफॉर्मेंस फॉर एक्शन, यानी कि प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, यूनाइटेड नेशन वुमेन है, जो कि एक नेशनल कंसल्टेशन ऑन रिव्यू ऑफ बीजिंग +25 ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो पहले ये समझिए कि ये बीजिंग डिक्लेरेशन है क्या, या फिर प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 का ये है क्या। 25 साल पूरे हो गए। तो ये जो बीजिंग डिक्लेरेशन है ये 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन में इसको अडॉप्ट किया गया था। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था, वो भी विमेन के ऊपर। और इससे पहले 3 हुआ था, जो कि 1975 में मैक्सिको में हुआ था, सेकंड जो है वो कोपेनहेगन में हुआ था 1980 में, और थर्ड जो है वो नायरोबी में हुआ था 1985 में। तो ये 4th हुआ था, जहाँ पे स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव और एक्शन लेने की बात की गई थी कि कैसे वुमेन को एडवांस किया जा सकता है, और जो जेंडर इक्वालिटी है वो भी 12 क्रिटिकल एरियाज़ में उसको कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड प्रोग्रेस करने की बात की गई थी, इसको इम्प्लीमेंट करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन की बात की गई थी। जो प्लेटफॉर्म है वो लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट तो नहीं है, इट मीन्स कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है ज़रूरी नहीं है कि उनको ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना ही है, बट रैदर अ गाइड फॉर यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट और एनजीओ के लिए। ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई, बच्चियों के लिए जो यहाँ पे वॉलेशन होते थे, उनका राइट का जो वॉलेशन होता था उनके ऊपर ये बात किया गया। साथ ही साथ कुछ यहाँ पे बहुत जो गंभीर मुद्दे हैं उसके ऊपर भी बात की गई, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह होते हैं उनके ऊपर बात की गई, इनको रोकने का यहाँ पे बात किया गया। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स है, जेनिटल म्यूटेशन है, साथ ही यहाँ पे प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें होती है, भ्रूण हत्या होता है, या फिर महिलाओं की जो उनकी प्राइवेट पार्ट्स है उनको काट दिया जाता है, या फिर प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन है, यानी कि जन्म लेने से पहले ही देख लिया जाता है कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। तो इस तरीके के 4 आज के भी डेट में एग्जिस्ट करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि यही एक ऐसी चीज़ है, ये सारे ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ है जिसके कारण विमेन को मेल से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो एटलीस्ट ये सारे मुद्दे को ख़त्म करने की बात की जा रही है, इसमें की जाती थी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो प्लीज़ इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको अभी कानून के द्वारा 1992 में बनाया गया था, और 1990 में एक कानून आया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, उसी के तहत हम लोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाए हैं, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कमीशन है जिसमें कि एक चेयरमैन होंगे जो कि यहाँ पे कॉज ऑफ वुमेन को देखेंगे, 5 मेंबर्स होंगे बहुत सारे फील्ड से, और मेंबर सेक्रेटरी भी होंगे। सारे मेंबर जो इस कमीशन के हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही नॉमिनेट होकर आएंगे। और इस कमीशन का काम क्या है कि विमेन को यहाँ पे उनकी जो राइट है उसको सेफगार्ड प्रोवाइड करना है, और जो भी यहाँ पे संविधान में और कानून में दिया गया है उनकी हक को उनका प्रोवाइड करना है। साथ ही प्रॉब्लम्स जो भी यहाँ पे विमेन के द्वारा फेस किया जा रहा है करेंट डेज में, उनको यहाँ पे देखना है, और उनकी जो प्रॉब्लम है उसको इरेडिकेट यानी कि ख़त्म करने के लिए रिकमेंडेशन भी लेकर आना है। इवैल्यूएट करना है जो इंडियन महिलाओं की जो स्टेटस है, टाइम टू टाइम उनको देखते रहना है कि किस तरीके का स्टेटस है, और फंडिंग और साथ ही साथ जो फाइटिंग केस है विमेंस राइट वायलेशन से उसको भी देखना है। एक यूनाइटेड नेशन वुमेन भी है, इसके बारे में देख लीजिए। एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशन की एंटिटी है जिसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। मेनली ये काम करते हैं जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये ग्लोबली काम करते हैं जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के विज़न पे काम किया जाता है कि कैसे विमेन और गर्ल की जो रियलिटी है उसको बाहर लेकर आना है, और जो विमेन इक्वल पार्टिसिपेशन में पीछे रह जाती है सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, तो उनको आगे लेकर आना है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है कि जो मिनिमम एज है मैरिज का वो भी गर्ल्स के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं रिवाइज़ किया जाएगा। और ये बेस्ड है टास्क फोर्स रिपोर्ट जो कि जया जेटली के द्वारा हेड किया जा रहा है। वो एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या सही एज है जिसमें कि जो बच्चियों की शादी होती है और उसके बाद जब वो मदरहुड बनती है, तो इससे अगर हमारा एज बढ़ाया जाए लड़कियों का, तो इससे हमारा जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगा, न्यूट्रिशनल लेवल इंप्रूव हो पाएगा और उससे जो रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम महिलाओं में देखने को मिलती है, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, खून की कमी, तो शायद ये सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे। अब प्रोविज़न रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज क्या क्या है हमारे यहाँ वो देख लेते हैं। सबसे पहले 2006 में एक कानून आया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को यानी कि जो बाल विवाह है उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ कानून आया था 2016 में। इसमें दो बातें कही गई थी कि जो अंडर एज मैरिज है वो वैलिड होगा, और वैलिड होगा बट वॉइडेबल होगा। ये तब तक होगा जब कोई भी माइनर अगर शादी कर लेती है, माइनर उसे कहते हैं जो 18 साल से कम की बच्चियाँ होती है, तो अगर वो 18 साल से कम की है और माइनर अगर शादी कर ले और उनको इस शादी में रहना है और वो इसे वैलिड मानती है, तब तक ये शादी वैलिड हो गई। सेकेंड है कि अंडर एज मैरिज है वो वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब ये फोर्सफुली मैरिज होगा, या तो ट्रैफिकिंग करके यहाँ पे मैरिज किया जाएगा, या फिर यहाँ पे गलत तरीके से फ्रॉड करके डिसीट करके किसी भी तरीके से अगर शादी की जाएगी बाल विवाह, तो इसको यहाँ पे वॉइड माना जाएगा। तो ये दो कंडीशन है कि कैसे अंडर एज मैरिज जो है या तो वैलिड होगा या तो वॉइड होगा। साथ ही यहाँ पे माइनर पार्टी को अलाउ भी किया गया है कि वो मैरिज को रिप्यूडिएट भी कर सकते हैं और नलीफाइड भी कर सकते हैं, वो भी 2 साल तक, जब तक मेजोरिटी अटेंड ना कर ले। मेजोरिटी अटेंड करने के 2 साल के बाद भी जो है वो यहाँ पे शादी को रिप्यूडिएट भी कर सकते हैं। सेकेंड है यहाँ पे कि आर्टिकल 375 जो कि इंडियन पीनल कोड का है, तो यहाँ पे पेनलाइज किया गया है कि कोई भी सेक्सुअल एक्ट अगर किसी लड़की जिसका 18 साल से कम का एज है उसके कंसेंट और उसके बिना कंसेंट के अगर कोई भी सेक्सुअल एक्ट हुआ है तो वहाँ पे पेनलाइज किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे क्या है कि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया था जो सेक्शन 375 की एक्सेप्शंस 2 है उसको ख़त्म कर दिया गया था, जिसमें कि नॉन कंसेंशुअल जो सेक्स है ना विद द वाइफ ऑफ एज 15 ईयर्स के अबव है, तो उसको यहाँ पे अलाउ किया जा रहा था, तो इसको स्टक डाउन कर दिया गया। तो इतनी मेनली आपको ये कानून की प्रोविज़न याद रखना है। साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है पॉक्सो एक्ट। तो इसमें क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि बच्चों को यहाँ पे रोकना है कि उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है तो यहाँ पे पेनलाइज़ किया जा रहा है कि अगर कोई भी बच्चियों के साथ या बच्चे भी हैं यानी कि बेबी बॉय बेबी गर्ल उनके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है किसी और के द्वारा, तो उनको यहाँ पे पेनलाइज़ किया जाएगा। उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का। इसमें क्या है कि इंटरकास्ट मैरिज या फिर इंटर रिलीजन मैरिज को यहाँ पे डील किया जाता है, और यहाँ पे ज़रूरी होता है कि जब भी शादी करना है कोर्ट में तो 30 दिन पहले आप अर्जी दिला सकते हो, यानी कि आपका लिस्ट जो है वो निकल कर आ जाता है 30 दिन पहले। 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो इस तरीके का इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज जो है इस कानून के थ्रू होता है। अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि ये जो चाइल्ड मैरिज है ये कहाँ से इवेल्यूएट होकर हमारे इंडिया में आया है। तो सबसे पहले 1891 जो कि अंग्रेज़ों के टाइम में एक एज ऑफ कंसेंट लाया गया था 1891 में, जिसमें कि एज ऑफ कंसेंट रखा गया था 10 to 12 ईयर्स का। उसके बाद 1929 में इसको और जिसको हम लोग सारदा एक्ट कहते हैं, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 लाया गया था, जिसमें मिनिमम एज शादी के लिए फिक्स किया गया था, लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18। ये एक्ट को बाद में 1978 में अमेंड कर दिया गया था, जिसमें चेंज किया गया था 21 एंड 18 फॉर बॉयज़ और गर्ल्स, मतलब कि 21 फॉर बॉयज़ और 18 फॉर गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद 2006 का ये कानून आया जिसमें फाइनली ये रिवाइज़ कर दिया गया और लिमिट रख दिया गया कि 18 साल मिनिमम जो है लड़कियों की होनी चाहिए और 21 साल जो है मिनिमम यहाँ पे लड़कों की होनी चाहिए। अब बात किया जा रहा है कि यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ एज होनी चाहिए, कि जब हम लोग हर एक जगह जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो शादी में क्यों नहीं। तो आप लोग को क्या लगता है कि एज को इक्वल कर देना चाहिए, या फिर जो एज है वही ठीक है, या फिर कुछ और यहाँ पे होना चाहिए, लड़कों की भी एज को इंक्रीज़ करना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप लोग भी अपनी ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतनी ही रखते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पैटर्निटी लीव के साथ। तो यहाँ पे भी देखेंगे काफ़ी अच्छी प्रोविज़न है, तो इसको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे लेकर चलते हैं, PT 365 इकॉनमी और साथ ही साथ आपका सोशल इश्यूज़, क्योंकि EPFO के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मिलते हैं कल। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।